राम राम जी। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार ऐसी ठिठुरती हुई ठंड में बिल्कुल स्वस्थ हो। तो आज मैं आपको दिखाने वाली थी अपने देश की अमूल्य धरोहर, जिसके लिए मैं लेके चलूंगी आपको जयपुर की तरफ। तो वीकेंड को ध्यान में रखते हुए हम सब परिवार निकल लिए थे जयपुर की तरफ, और आज जाकर हम रुकेंगे मेरे पापा की बुआ के घर, क्योंकि इस बार की मकर संक्रांति उनके साथ मनाने का इरादा है हम सबका। गुड़गांव से जयपुर का रास्ता हो जाता था काफी लंबा, और वैसे भी मैं स्कूल से डायरेक्टली निकल गई थी जयपुर के लिए, तो हम लोगों ने बीच में एक ब्रेक लिया और किया थोड़ा नाश्ता पानी। तो जी, और किस किस के साथ होता है कि किसी चीज की स्वाद का अगर डंक आपकी जीभ पे लाग जाए, स्वाद आ जाए, मतलब कि तो वो अब रह रह के जीभ वो स्वाद मांगा है। तो और तो किसी का बेरा हो ना हो, पर मेरी जीभ पे जरूर वड़ा पाव का डंक लाग रहा था, और मैंने तो रह रह के वो ही मांगे थी, तो मैंने तो अपना वड़ा पाव खाया। तो जी, ये धुन भी बड़ी अजीबो गरीब सा खेल खेल रही थी हमारे साथ, क्योंकि कहीं पे तो बहुत ज्यादा गहरी हो रही थी और कहीं पे बिल्कुल छट जा रही थी। तो बड़ी सावधानी पूर्वक हमने अपनी गाड़ी ड्राइव करी और हंसते बोलते अपनी दादी के घर की साइड निकल लिए थे हम। तो किसी ने गलत नहीं कहा कि घर परिवार वालों को तो अलग ही चाव हो जाता है जब उनके रिश्तेदार उनके घर आ रहे होते हैं। तो दादी जी और दादाजी को हमने बताया था कि 9:15 तक हम पहुंच जाएंगे, तो दोनों के दोनों में गेट पे वेट करते हुए मिले, और दोनों ही जने अपने बच्चों को इतने दिनों के बाद देख के बड़े हो गए थे, खुश, बिल्कुल प्रफुल्लित से हो गए थे मानो। फिर बैठ के सबने बातें करी, और अपना वो क्वेश्चन तो है ही कि आपका सफर कैसा रहा। तो हमारे से जब दादी ने ये सवाल पूछा तो हमने बताया कि हमारा सफर बड़ा ही धुंध वाला रहा। रोटी पानी और बातें करते करते हो गया था टाइम 11 बजे का, तो सबने अपने बिस्तर पकड़ लिए थे सोने के लिए, क्योंकि कल जाना है हमें जयपुर भ्रमण के लिए भी। The next morning. चलो जी, हो गई थी अगली सुबह और सबने सैड पैड नहा धोकर तैयारी पकड़ ली थी अपने जयपुर भ्रमण के लिए जाने की। तो करा नाश्ता, और राहुल साहब तो हो गए थे नहा धोकर तैयार, और दर्पण में देख लिया था अपना मुखड़ा। फिर मैंने भी उठा लिए थे अपने कंघा और सुलझा दिए थे केश। फिर बैठ गई थी झूले पे, जो कि राहुल 3rd क्लास में आके बैठे थे। दादी ने मेरे को थोड़ी देर पहले ही बताया था। सबको करके बाय और हम निकल दिए थे। तो जी, किसी ने सही कही है कि जिस चीज को आप जितना याद करोगे वो आपके साथ जरूर जरूर होगी। तो हम थोड़ी देर पहले ही गाड़ी में बैठे बैठे बात कर रहे थे कि यहाँ की पुलिस जो है ना, बाहर के नंबर को देखते के साथ रोकती है। तो वही हो गया था हमारे साथ। HR 26 का नंबर देखते ही के साथ यहाँ की पुलिस ने रोक लिया था और कर लिए थे हमारे कागज चेक। तो जी, यहाँ की जगह के नाम है छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़। तो उनको क्रॉस करते हुए हम पहुंच गए थे चांदपोल मार्केट में। बड़ी फेमस मार्केट है, क्योंकि इसकी सारी की सारी दुकानें एक ही रंग में रंगी हुई है। तो जी, आज के जमाने में कोई कितना ही पैसे वाला हो जाओ, पर पहला के राजा महाराजाओं की ओर कोई नहीं कर सकता। मतलब कि रानी एक जगह बैठ के बिना बाहर जाए बाहर की चहल चहल देख सके, इस मारी नए 5 मंजिला हवा महल, जिसमें कि 953 खिड़कियां, ये खड़ा करवा दिया था। तो हम भी चले गए थे इस आलीशान से हवादार हवा महल के आसपास, और करवा ली थी बहुत सारी फोटोज क्लिक। यादगिरी रखना भी तो जरूरी है ना कि हम यहाँ गए हैं। तो मैं और मम्मी तो मौका छोड़े नहीं गए, कोई और कराओ ना कराओ, मैं और मम्मी बना के खड़े चेक रहे पोज। फिर आगे बढ़ लिए थे हम दूसरी मंजिल की तरफ। लो जी, आ गए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, जो कि है मानसागर लेक। यहाँ पे देखने को मिलेगा हम लोगों को अपना ये जल महल। जल महल मतलब ये टोटली 5 मंजिल बोला जाता है, पर 4 मंजिल जो है वो है पानी के नीचे, और 1 मंजिल भी हम ऊपर देख सकते हैं। तो जी, इस आगे वाले कोठड़े ने ना देख के इस पीछे वाली मंजिल ने देखो, क्योंकि धुंध की हमारी विजिबिलिटी है थोड़ी सी कम। तो भाई, एसी पंखे ना होने का भी अपना एक डीमेरिट था पहले के जमाने में। मतलब राजा ने इतने वो करने पड़े करते साके की रानियां की ताई अलग अलग तरीके के महल बनाने पड़े करते। तो ये मोहतरमा आए करती जब इतना ज्यादा गर्मी लागे करती कि पानी के बीच में जाओ और ठंडी हवा वाले महल में रहो। फिर मेरे को दिख गई थी एक आंटी, जो इनके पास थे बहुत सारे कबूतर, वो दाना बेच रही थी। तो मैंने भी एक 10 रुपए की प्लेट लेके इन कबूतरों को खिला दिया था दाना, और फिर निकल लिए थे हम अपने अगली मंजिल की तरफ। चलो आपको भी लेके चलते और देखो कहाँ गए हम इसके बाद। रास्ते में आते आते मैंने एक बात नोटिस करी कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के बहुत सारी फैमिलीज यहीं पे आई हुई थी अपने विंटर ब्रेक्स मनाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई थी कि पास वाली तो हमें पार्किंग नहीं मिली, और जिसके चलते हमने दूर पार्क करी अपनी गाड़ी। और फिर अपने आज पापा का वॉकिंग टारगेट पूरा करते हुए हम वॉक करते हुए गए आमेर के किले में। बड़ा ही फेमस ये किला है और बड़ा ही सुंदर ये किला है। चलो आपको भी दिखाते हैं हम। किले का निर्माण 1592 में राजा मान सिंह द फर्स्ट ने करवाया था। ऐतिहासिक किले देख के तो मेरे दिमाग में मानो डिस्कवरी चैनल शुरू हो जाता है कि इतने सुंदर प्यारे इतने भव्य किले बनाने में इतने साल लगते हैं। उससे भी बड़ी चुनौती मेरे को ये समझ में नहीं आती कि कैसे इन्होंने पूरी करी होगी। पत्थर लाने में, ईंट लाने में, सामान लाने में। आज की टेक्नोलॉजी ने हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा इजी बना दिया है, पर पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। तो हाथी बेचारे और भी जानवर जो सामान ढोते हैं वो कितने चक्कर काटे होंगे, शायद इसीलिए इनको इतने साल लग जाते थे, हज़ारों 100 मतलब कितने साल लग जाते थे इतने सुंदर किले बनने में। पहुंच गए थे हम किले के अंदर, ले ली थी टिकट और कर ली थी एंट्री, और फिर देखा अपना दीवाने आम और दीवाने खास। और फिर हम पहुंच गए थे एक कचहरी वाला
इलाका जो मतलब एरिया बोल रहे थे, ये छोटे छोटे कैबिन्स बना रखे थे जिसके साइड में से 12 में ये दिख रही थी पानी से भरी हुई तालाब, लेक, सरोवर, जिसमें ये कुछ केसर की खेती इन्होंने करी थी। उसके बाद हम चले गए थे और अंदर जहाँ पे था महारानी का वॉशरूम, बाथरूम। इस स्नानगृह में जाने के बाद हमें पता चला कि आज से 500 साल पहले भी राजा महाराजाओं की जिंदगी कितनी ज्यादा लग्जीरियस थी। तो देखो ये था उनका टर्किश बाथ, साइड में था चेंजिंग रूम और मसाज रूम। फिर हम आगे थे सुंदर से और अट्रैक्टिव से द्वार के पास, और पास जाके मैंने राहुल को बताया कि राहुल जितने भी ये कलर्स है ना, यहाँ पे सब फल, फूल और सब्जियों के रंग हैं जो कि उसी टाइम के 500 साल पुराने, आज तक भी फेड नहीं हुए हैं। और आगे बढ़े और पहुंच गए थे हमें अपने प्यारे से शीश महल के पास। यहाँ पे अगर आप एक बत्ती भी जला दोगे तो भी पूरा का पूरा महल जगमगा जाएगा। कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है ये। आगे बढ़े तो एक टूरिस्ट को बोलते हुए सुना कि जो ये 4 कड़े दिख रहे हैं आपको, इनमें रानी झूला झूला करती थी और नीचे के साइड उसके पैरों में पानी चलता था। गर्मियों के टाइम में रानियां यहाँ पे स्पेशली आती थी। आगे बढ़े और देखिए बड़ी कढ़ाई और कठपुतली का खेल। उधर से फोर्ट की भव्यता को निहारते निहारते और सोच विचार करते हुए हम आ गए थे अपनी गाड़ी की तरफ और बैठ के और निकल लिए थे अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि थी जयगढ़ और नाहरगढ़। अब दोनों में से हमें जाना था एक की तरफ क्योंकि टाइम था कम, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे जयगढ़ क्योंकि वहाँ पे है दुनिया की सबसे बड़ी तोप। काफी ऊंचाई पे है ये फोर्ट, तो पहुंच गए थे हम। अच्छा मेंटेन कर रखा था इन्होंने, रोड तो अच्छी काटनी थी एक इन्होंने पर्ची। तो राहुल भी लग गए थे लाइन में और कटवा लेते टिकट। और ऐसे था महंगाई यहाँ पे कि पीवीआर में जाके एक मूवी देख लो, इतनी महंगी टिकट कर रखी थी। पर अब आए गए थे तो लेनी तो थी है, तो हम भी चल दिए थे अपने ऊपर की तरफ। बेसिकली ये फोर्ट बनाया गया था राज्य की रक्षा करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे सारी सेना इनकी रहती थी ताकि वो यहाँ पे रह के राज्य के चारों तरफ दूर तक नजर रख सकें और कोई अगर दुश्मन आ रहा है तो पहले ही उनको उस चीज की अनुभूति हो जाए। तो मैं ले आई हूँ आपको दुनिया की सबसे बड़ी तोप दिखाने के लिए। इस तोप का नाम है जय बाण तोप। इस तोप को महाराजा सवाई जय सिंह द सेकंड के शासक काल में यहाँ पे रखा गया था, मतलब कि 1720वीं सदी में यहाँ पे रखा गया था। तोप का निर्माण रियासत की सुरक्षा के लिए किया गया था और आज तक कभी भी ये युद्ध में नहीं यूज हुई है, मतलब सिर्फ इसको एक बार चलाया गया है, वो भी टेस्टिंग के लिए। और उसी दौरान जितने भी वहाँ पे टेस्टिंग के लिए इंसान खड़े थे वो सब बहरे हो गए थे और बहुत सारे तो मर भी गए थे। की हिस्ट्री के बारे में बात करने के बाद हम आ गए थे ये शस्त्रागार में, मतलब कि म्यूजियम में, और देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के हथियार। टू फैक्ट्स, महाराज जितना भी खजाना लूट के लेके आते थे वो यहाँ इस टैंक में पानी में 40 फीट नीचे दबा दिया जाता था। देखिए अंडा फ्री हो गई थी हमारी पूरी, तो 2-4 फोटो वोटो कराते हुए और 10-15 रील बनाते हुए हम निकल दिए थे यहाँ से बाहर। पकड़ लिया था अपने घर का रास्ता और फिर से दिख गई थी हमें ये पिंक सिटी की पिंक सी गली। हमने देखी एक से चढ़ के एक और अनगिनत पतंगों की दुकानें, क्योंकि कहा जाता है कि जयपुर में मकर संक्रांति के दिन बड़ी जबरदस्त पतंगबाजी करी जाती है। मान भरा रहता है पतंगों से और उसका एक नमूना तो हमने आज भी देख ही लिया था। हर जगह पतंगे दिख रही थी उड़ती हुई और बच्चे दिख रहे थे नीचे टूटे हुए पतंगों को पकड़ते। पतंगों को और सीजन को देख के तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे हरियाणा और जयपुर ने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई तीज पे तो उड़ाओ हरियाणा वालों तुम पतंग, और मकर संक्रांति पे उड़ाएंगे हम जयपुर वाले पतंग। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जिसमें सारे रूठे हुए इंसानों को दोबारा से मना लिया जाता है। मतलब अब पूरे साल हम तो यही मजाक करते रहते हैं कि कोई नहीं रूस जा, मकर संक्रांति वाले दिन तरह मना लूंगी, पर हम रूसने का किसी को मौका देते नहीं और उससे पहले हम मना देते हैं। तो यही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने दादाजी और दादी जी के लिए जो मैं तोहफे लेके आई थी वो उनको एक एक करके दिए और लिया उनका ढेर सारा आशीर्वाद। तो मम्मी ने भी अपनी बुआ सास को मना दिया था और दे दिया था उनको ये उपहार। और आप कभी कोई रूस रहे हो तो उसने मना लेना, संक्रांत की बाट मत देखना। बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।